और मैं तो स्तब्ध हूं महोदय कि सलीम साहब को ये लगा कि अगर कुरान में से मीनाक्षी लेखी ने कुछ अंश सदन के सम्मुख सम्मान सहित प्रस्तुत किए तो वो मजाक की बात है। आपको तो फक्र होना चाहिए इस बात का कि सदन में इस चर्चा में कुरान से पढ़कर भी उन शब्दों के आधार पर न्याय की बात की जा रही है। और अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्ट की दृष्टि से देखते हैं महोदय, तो यह हिमाकत मैं भी करूं सलीम भाई, वर्स 231 को अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है, when ye divorce women and they fulfill the term of iddat, either take them back on equal terms or set them free on equal terms। हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना हो तो यूनिलैटरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता, और अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो इक्वल शर्तों पर रद्द किए जाते हैं। आज वो लोग जो इस दृष्टि से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कि इसको क्रिमिनलिटी की नजर से क्यों देखा जाए, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का इतिहास देखा जाए तो दूसरे खलीफ के सामने पहली बार ऐसा केस आया जब पूछा गया एक व्यक्ति से कि आपने क्या इस प्रकार से तलाक दिया है, और जब व्यक्ति ने स्वीकारा तो उस वक्त दूसरे खलीफ के उस वक्त उनको 40 कोड़ों की सजा सुनाई गई। इसका मतलब इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का इतिहास भी ये बतलाता है कि तलाक बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट अ वुमन। आज ये सदन इस बात का फक्र कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हजरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। साहब कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। मैं इतना कहना चाहती हूं, वो लोग जो इस बात का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं what happened to due process of law, let them read that a magistrate will ensure due process and reasonable process of law। वो लोग जो इस बात का संदेह करते हैं कि ये एक औरत के हाथ में हथियार हो जाएगा मर्द के खिलाफ, वो शायद उस मैजिस्ट्रेट के साथ नाइंसाफी करते हैं जिसके लिए संविधान सर्वोपरि है। आज मैंने क्योंकि संक्षेप में हस्तक्षेप करने का आपसे निवेदन किया, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि कानून मंत्री जी जो यहां विराजित हैं, प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन इसलिए क्योंकि आपने राजनीति के मकसद से नहीं बल्कि इंसाफ के मकसद से इस बिल की शुरुआत की, इस कानून की शुरुआत की। क्योंकि अगर राजनीति करनी होती महोदय, अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी होती तो उस मुसलमान बहन की आह इस सदन तक नहीं पहुंचती। जिन स्टेक होल्डर्स की ये बात करते हैं वो नकवी साहब तक भी पहुंचे, रविशंकर प्रसाद तक भी पहुंचे, मैंने कहा गांधी तक भी पहुंचे, इन तक भी पहुंचे ये कहते हुए कि इंसाफ को अब तक देर हुई है, अब वक्त खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम इंसाफ करो। सर, this particular talaq-e-biddat has been found bad in theology, found bad in the eyes of the Supreme Court. I beseech this House to find it bad in legislation also. I only humbly submit, sir, that there are many who will today say that there are societal interventions to spot, there are societal interventions to ensure that women in the Muslim community are given justice. I attract your attention and that of this House, sir, to this remnants of the affidavit which have been given before the Honorable Supreme Court, where the All India Muslim Personnel Law Board has promised to issue an advisory so that in the process of marriage, the person performing the nikah will advise both the man and the bride to incorporate a condition
to exclude resorting to pronouncement of 3 divorces by her husband in one sitting. Sir, the fact that the All India Muslim Personal Law Board has spoken, and yet 477 cases have been found in the country, is reason enough for us to expedite this deliberation and finally give justice to Muslim women. That is the only appeal with which I present my intervention. Thank you, sir. महोदय, आपने मुझे हस्तक्षेप संक्षेप में करने का मौका दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। सलीम साहब की तरह मैं शायर नहीं, लेकिन मैं याद करती हूँ सुषमा जी का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा था, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां किसने लूटा। और आज इस सदन ने देखा कि जिन लोगों ने कारवां लूटा वही इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। आज मैंने सलीम साहब के अंतिम पंक्ति में ये सुना कि देश एक है तो कानून एक होना चाहिए, और इसका समर्थन मैं करूंगा। शायद सदन के इतिहास में पहली बार घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन सलीम साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया, इसलिए उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। आज इस सदन में 1986 के कानून की दुहाई दी गई। आज इस सदन में 1986 के कानून की दुहाई दी गई। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फिग लीफ, उसके पीछे इंसाफ को छिपाने का दुस्साहस किया गया। 1986 का वो कानून ये कहता है कि इद्दत की मुद्दत तक ही मेंटेनेंस मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजीवन अगर महिला को छोड़ दिया जाए तो उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये सवाल आज उनके लिए है जो इंसाफ की दुहाई देते हैं कि जब इनके पास वक्त था तब इन्होंने तलाके बिद्दत को गैर कानूनी करार क्यों नहीं दिया इस सदन में, इस संसद में। जब इनके पास मौका था तब वो महिलाएं जो प्रताड़ित की जा रही थी, तब उनके पक्ष में ये क्यों नहीं खड़े हुए। आज जो लोग कहते हैं कि जल्दी क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है, उनसे कहना चाहती हूं कि 477 बहनें आज भी है हिंदुस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी तलाके बिद्दत की शिकार हुई हैं। 477 तो बहुत बड़ी संख्या है महोदय। अगर एक ही बहन के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ तो इस सदन की, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम उस बहन को न्याय दिलवाएं। आज ये निवेदन आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये एक सिविल मैटर है, इसको क्रिमिनलिटी की दृष्टि से क्यों देखा जाए। इस देश ने वो मंजर भी देखा जब ये कहा गया, इस देश ने वो मंजर भी देखा जब ये कहा गया कि अगर दहेज लिया जाता है, दिया जाता है, तो लेने वाले और देने वाले को परेशानी नहीं। ये एक सिविल मैटर है, इसमें कानून का क्या काम। फिर भी इस सदन ने डाउरी को क्रिमिनल दृष्टि से देखा और कानून स्थापित किया। इस देश ने, हमारी सभ्यता ने, हमारे समाज ने वो मंजर भी देखा जब सती की प्रथा चली, लेकिन समाज ने संविधान के संरक्षण में उसे भी गैर कानूनी ठहराया। आज अगर 1986 के उस कानून में ताकत होती तो शायरा बानो को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने की नौबत ही नहीं आती। वो लोग जो कहते हैं कि मुस्लिम समाज में शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को